हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन जो है भारत में प्रारंभ हुआ उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखें कि पिछली क्लास से इसे जोड़ें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन कर दिया था। इस पे हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में, बंगाल का विभाजन। और हमने दो चीजें यहां पर समझी थी। पहली चीज, कर्जन ने जो है बंगाल के विभाजन के पीछे कौन से कारण बताए थे। तो बिल्कुल स्पष्ट दिमाग में रखिए कि कर्जन ने कहा कि बंगाल का विभाजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा प्रदेश है और इसका प्रशासन करने में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात है। बंगाल में उस समय वर्तमान का जो है अगर देखें तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, ये सभी क्षेत्र यानी बहुत बड़ा बंगाल था। तो ऐसा मान लेते हैं कि बंगाल बहुत बड़ा था। लेकिन जब उसका विभाजन लागू किया गया तो देखा गया कि वहां पर जो है सिर्फ प्रशासनिक कारणों को कारण नहीं बनाया गया था, बल्कि उसके पीछे जो है अंग्रेजों की मंशा कुछ अलग थी। मंशा क्या थी वो विभाजन से समझ में आया। हमने जब विभाजन को देखा तो यहां पर बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए थे। दो टुकड़े किए गए, एक जो पश्चिमी बंगाल बना और एक जो है पूर्वी बंगाल बना। पश्चिमी बंगाल को हिंदू बाहुल्य बना दिया गया। हमने डिस्कस भी किया था कि लगभग 8 करोड़ जनसंख्या थी, पश्चिमी बंगाल तरफ ज्यादा जनसंख्या थी और इसको हिंदू बाहुल्य बनाया गया। आंकड़ों पे मत जाइएगा कितना क्या आंकड़ा है, लगभग 8 करोड़ थी जनसंख्या, हिंदू बाहुल्य बनाया गया। इस पे आप ध्यान देंगे। और जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था इसको मुस्लिम बाहुल्य बना दिया गया, मुस्लिम बाहुल्य। और यहां पर पश्चिमी बंगाल में जो है ब्लूमफील्ड, हमने चर्चा किया था कि ब्लूमफील्ड फुलर यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। और यहां पे जो उस समय के बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एंड्रयू फ्रेजर, इनको बनाया गया। ब्लूमफील्ड ने एक बयान दिया यहां पर कि हिंदू और मुसलमान जो है वो अंग्रेजों की दो पत्नियां हैं और मुसलमान पत्नी जो है वो ज्यादा प्रिय है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा ताकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए और इस विभाजन को वैध या जनप्रिय बनाने के लिए ऐसे बयान उन्होंने दिए। और कर्जन ने भी बयान दिया कि हमने ये विभाजन इसलिए किया है ताकि मुसलमानों के हितों को संरक्षित किया जा सके और उनको वो लाभ प्रदान किए जा सके जो उन्हें मुगल सत्ता या मुगल काल में भी नहीं मिले थे। यानी कि यहां पर बंगाल के धार्मिक विभाजन को सही ठहराने के लिए लॉर्ड कर्जन ने और यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर ने पूरे प्रयास किए जनता को संतुष्ट करने के लिए और मुसलमानों को अपने पक्ष में मिलाने के लिए। अब हमने इस बात पे भी चर्चा की थी कि ऐसा अंग्रेजी सत्ता या अंग्रेजी सरकार क्यों कर रही थी, क्योंकि हमने देखा कि उस समय बंगाल जो है वो राष्ट्रीय चेतना का गढ़ था। इस पे हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रीय चेतना, देखिए धार्मिक और सामाजिक मूवमेंट सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने चलाए और वो कहां से स्टार्ट हुए, बंगाल से स्टार्ट हुए। जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ यानी लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम या राष्ट्रवाद की भावना जब दिल में आने लगी मन में, तो उसका भी विस्तार बंगाल की तरफ से बहुत तेजी से हुआ। बंगाल के अनेक वकील, पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर थे, जज थे। तो बंगाल से राष्ट्रीय चेतना बहुत तेजी से बढ़ रही थी और अंग्रेजों ने सोचा कि यदि बंगाल को धर्म के आधार पर हम विभाजित कर देंगे तो एक तरफ हिंदू होंगे और एक तरफ मुसलमान होंगे ज्यादा। अब जब हम इनको कुछ लाभ का एक झुंझुना दिखा देंगे एक बार, तो फिर व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है और लाभ प्राप्त करने के लिए फिर वो कुछ न कुछ हमारे चाहने के अनुसार काम करने लगेगा। ऐसा जो है लॉर्ड कर्जन ने सोचा था और इसीलिए इसी आधार के लिए बंगाल का विभाजन अनुचित नहीं था, लेकिन विभाजन का आधार जो धार्मिक किया गया, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश की गई, यह आधार गलत था और इसीलिए
जैसे ही विभाजन यहां पर घोषणा की जाती है, अब इसको डेट बाय डेट समझ लेते हैं। हमने कई डेटें चर्चा की थी, दो प्रमुख डेटें 3 निकल के आई थी। 20 जुलाई जो आपको याद रखनी है पीटी एग्जाम्स के तहत, और क्वेश्चन में आपको इनको मेंशन करना है। 20 जुलाई 1905 क्या हुआ था? इस समय जो है विभाजन की घोषणा आप लिख लीजिए। विभाजन की घोषणा पेपर में प्रकाशित हुआ था, तो उसे घोषणा ही कहिए आप। विभाजन की घोषणा हुई 20 जुलाई 1905 को। हालांकि संसद में यह 1903 में ही रखा गया था, दिसंबर में। जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही उसके बाद में अगस्त महीने में, यह डेट इंपॉर्टेंट है 7 अगस्त, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि विरोध कब प्रारंभ हुआ था। तो 7 अगस्त 1905 इस दिन क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में एक सभा हुई। कलकत्ता ही उसमें मेन गढ़ है, और कलकत्ता जो है वो इधर है, ये सब कुछ समझते चलेंगे। कलकत्ता इधर राजधानी है और ढाका इधर है, ये भी हमने डिस्कस किया था। कलकत्ता में टाउन हॉल में ये सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, कहां पे हुआ था, क्या हुआ था, कौन नेता थे वहां पे, सब क्वेश्चन आपके बनेंगे। और आपको यही लिखना भी है जैसे मैं बता रहा हूं। 7 अगस्त को कलकत्ता टाउन हॉल में कासिम बाजार के उसमें जो महाराजा थे, कासिम बाजार नाम की एक जगह है बंगाल में, शुरू से पढ़ते आए हैं। डचों ने वहां पर अपना रेशम बनाने का एक कारखाना लगाया था, डचों ने। कासिम बाजार बहुत फेमस जगह है बंगाल की, अंग्रेजों के कार्यकाल में। तो कासिम बाजार के महाराजा, उसमें वहां के जो स्थानीय राजा थे, कासिम बाजार के महाराजा मणिंद्र चंद्र नंदी, ये नाम याद रखेंगे आप। मणिंद्र चंद्र नंदी के नेतृत्व में, यानी कि इस मीटिंग का नेतृत्व किसने किया था? मणिंद्र चंद्र नंदी के नेतृत्व में, या अध्यक्षता में लिखिए आप, अध्यक्षता, इनकी अध्यक्षता यहां थी। अध्यक्षता में क्या हुआ? एक बहुत बड़ी जनसभा हुई, विशाल जनसभा, और ये इतनी विशाल थी कि इसमें 50 से 75 हजार लोग इकट्ठा हुए। 1000 लोग। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के चरण में पहली ऐसी जनसभा थी जिसमें इतनी, लगभग 1.25 लाख के आसपास लोग इस जनसभा में इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि बंगाल पे प्रहार एक बहुत बड़ी बात थी। और यह समय 1905 का आ चुका है, जब तक भारत में राष्ट्रीय चेतना पल्लवित हो चुकी है, बहुत ज्यादा राष्ट्रीय भावना विकसित हो चुकी है लोगों के अंदर। हालांकि अभी यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अभी तक आम जनता राष्ट्रीय आंदोलनों से नहीं जुड़ पाई थी। पीछे जो भी कांग्रेस ने 20 साल में काम किया है, उसमें सिर्फ मध्यम वर्गीय बड़े बड़े लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार, ऐसे बुद्धिजीवी लोग ज्यादा सक्रिय होते थे। और आम जनता का मतलब है किसान, मजदूर, छोटे मोटे व्यापारी, स्टूडेंट्स, छात्र, ये सब किसी रूप में राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल नहीं थे। हालांकि सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं का हो रहा था। लेकिन अब 1905 तक आते आते कुछ प्रदेश यहां पर चेंज होगा, इसीलिए जो है इस आंदोलन का बहुत महत्व है। इसको विशाल जनसभा यहां पे हुई, बहुत से लोग इकट्ठा हुए, और यहीं से जो है विरोध प्रारंभ हुआ। विरोध प्रारंभ यानी 7 अगस्त 1905 से इस बंगाल विभाजन का विरोध प्रारंभ हुआ। और इसमें 2 अधिवेशन आपको याद रखने हैं। इसके बाद के 2-3 अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, ये विरोध प्रारंभ हुआ तो यहां पर जो है क्या कहा गया कि एक फेडरेशन हॉल बनाया जाएगा। यहां पे जो नेता हैं, यहां प्रमुख नेता जो थे, प्रमुख नेता इस मीटिंग में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा। इन्होंने एक क्या रखा? प्रस्ताव। और प्रस्ताव में कहा कि क्या किया जाए? एक फेडरेशन हॉल का निर्माण किया जाए। फेडरेशन हॉल की स्थापना किसमें? विरोध की प्रतीक के रूप में, विरोध के
प्रतीक के रूप में। क्वेश्चन आपसे सीधे बनेगा कि बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन के विरोध में फेडरेशन हॉल की स्थापना का प्रस्ताव किसने दिया था? तो फेडरेशन हॉल की स्थापना का प्रस्ताव सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिया था। प्रस्ताव को अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन 2 बनेंगे आपसे। प्रस्ताव सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिया था, लेकिन जब इसकी स्थापना यानी नींव रखी जाएगी तो आनंद मोहन बोस के द्वारा रखी जाएगी। वो आगे भी आएगा 16 अक्टूबर या आगे जब ये शुरू होगा आंदोलन। तो ये जो है इतना काम इस मीटिंग में हुआ और विरोध शुरू हो गया। विरोध अभी इतना कहा गया कि हम लोग बहिष्कार करेंगे। यहां पे कहा गया कि बहिष्कार आंदोलन होगा, बहिष्कार स्वदेशी, दोनों बातें यहां पर की गई। दोनों में अंतर हमने बता दिया था। बहिष्कार का मतलब है यहां पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा और स्वदेशी का मतलब है अपने देश की वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा। यह किया जाएगा काम, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया जाएगा। और तब तक कहा गया कि तब तक जब तक कि निर्णय वापस नहीं हो जाएगा। किस चीज का निर्णय? विभाजन का निर्णय। इनको लग रहा था कि विभाजन का निर्णय जो है इस दबाव में आकर के सरकार वापस ले लेगी। जब तक कि यह तब तक होगा जब तक कि विभाजन का निर्णय वापस नहीं ले लिया जाएगा, क्योंकि यह बात 7 अगस्त की है। अभी विभाजन का सिर्फ घोषणा हुई थी। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है इतने से ही सरकार के ऊपर दबाव बने और विभाजन का निर्णय वापस हो जाए। लेकिन क्या हुआ? 16 अक्टूबर यानी अगस्त के बाद में 2 महीने बाद 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया? विभाजन लागू हो गया। यानी इस विरोध प्रदर्शन के बाद भी जो है विभाजन लागू हो गया। अभी तक यहां पर ऐसा नेताओं को लग रहा था कि शायद सरकार मान जाएगी। जब विभाजन लागू हो गया फिर अब इस आंदोलन को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने का चरण शुरू हो जाएगा। इस 16 अक्टूबर को जब विभाजन लागू हो गया तो इस दिन को कई तरीकों से मनाया गया है। इतना आप नोट कर ले। अब हम विभाजन लागू होने के बाद में क्या हुआ उस पर बात करेंगे। विभाजन लागू होने से पहले जो है विरोध में एक सभा हो गई है और फेडरेशन हॉल की स्थापना की बात की जा चुकी है। अब हम बात करेंगे 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 क्या है? ये बंग भंग इस दिन हुआ, यानी बंगाल का विभाजन लागू हो गया। तो यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाए? राखी दिवस। इन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया जाए और ये जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के हिंदू और मुसलमान हैं वो आपस में एक दूसरे को राखी बांधें। राखी बांधना जो होता है वो भाई बनाने के लिए होता है। राखी बांध करके भाईचारे का प्रतीक ये है। तो इस दिन क्या हुआ? पीले धागों वाली राखी, पीले धागे वाली राखी बांधी गई। नोट कर लीजिएगा, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के लोगों ने, खास करके हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी। ये किस लिए था? एकता का प्रतीक था। एकता का प्रतीक यानी सरकार को यह दिखाने की कोशिश की गई कि भले आपने बीच में दीवार खींच दी है, सीमा बना दी है, लेकिन हम सब लोग एक हैं, हिंदू मुसलमान एक हैं। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के लोग अब भी एक दूसरे को उतना ही प्रेम करते हैं। हम सब जो है एक दूसरे को राखी बांध करके इसका प्रतीकात्मक जो है एक प्रदर्शन कर रहे हैं। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, दोनों नाम आपको याद रखने पूछे जाते हैं। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने कहा कि 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाए। शोक दिवस में मनाने का प्रस्ताव इन्होंने रखा।
दोनों प्रस्ताव माने गए। 16 अक्टूबर को राखी दिवस भी मनाया गया और 16 अक्टूबर को शोक दिवस भी मनाया गया। और 16 अक्टूबर के बाद में ये विभाजन लागू हो गया, विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। यहां पर अगला जो अधिवेशन बनारस में हुआ, बनारस में अधिवेशन, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905, अभी 1905 में ही हम चल रहे हैं। अब कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ तो यहां पर जो है एक तो बंग भंग का विरोध किया गया। अब यहां पे कांग्रेस की मंच से लीगल तरीके से, यानी इनके तरीके से बंग भंग का विरोध किया गया। बंग भंग का विरोध किया गया, यानी यहां कांग्रेस के मंच से भी इस विरोध को मान्यता दे दी गई। और यहां के जो अध्यक्ष थे पूछे जाते हैं, अध्यक्ष बने गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो एक ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पूरे देश में आंदोलन स्टार्ट हो गए, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए रैलियां, जुलूस, सब कुछ निकाला जाने लगा। लेकिन इसी अधिवेशन से कांग्रेस के अंदर फूट स्पष्ट रूप से पड़ना प्रारंभ हो जाती है। वो कैसे? हमने बताया था कि कांग्रेस में दो तरीके लोग हैं। कांग्रेस दो विचारधारा वाले लोग आ चुके हैं। एक है नरमपंथी, चीजों को समझ लीजिए, नरमपंथी, और एक है गरमपंथी। आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन नरमपंथी थे कौन गरमपंथी थे, चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। नरमपंथियों ने कहा कि ये आंदोलन जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, यानी आंदोलन बंगाल तक रहे, बंगाल तक सीमित रहे, ऐसा उनका मानना था। दोनों दृष्टिकोण को समझ लीजिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर 1907 में इनका बंटवारा क्यों हो जाएगा, 1907 में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था। ये फूट यही इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई। नरमपंथी चाह रहे थे कि आंदोलन जो है वो बंगाल तक सीमित रहे। इन्होंने कहा कि चूंकि विभाजन बंगाल का हुआ है तो यह आंदोलन जो है बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए और यहीं पर यह स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए जाने चाहिए। प्लस एक चीज इन्होंने कहा कि केवल वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए, वस्तुओं का बहिष्कार। बहिष्कार तो बहुत सारी चीजों का हो सकता है। अगर सरकार का आप विरोध कर रहे हैं बहिष्कार, तो फिर वस्तुओं और सेवाओं दोनों चीज का बहिष्कार कर सकते हैं ना आप। सेवाओं में जैसे शिक्षा का बहिष्कार कर सकते हैं, नौकरी का बहिष्कार कर सकते हैं। वस्तुओं में सिर्फ कपड़े हैं या वस्तुएं, उनका बहिष्कार। तो नरमपंथी चाहते थे कि कपड़े वगैरह जो वस्तुएं हम विदेशी प्रयोग करते हैं उनका बहिष्कार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम सरकारी स्कूल न जाएं, सरकारी नौकरी ना करें। तो ये वस्तुओं का बहिष्कार चाहते थे। लेकिन गरमपंथी चाहते थे कि बंगाल का विभाजन सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है, क्योंकि यह प्रहार बंगाल पे नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना पे किया गया है, तो यह पूरे राष्ट्र का मामला है। गरमपंथी तो अब चीजों को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने की इच्छा रखते थे, लाल बाल पाल वगैरह लोग। तो इन्होंने कहा कि आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए। आंदोलन कैसा होना चाहिए? राष्ट्रव्यापी। इन्होंने कहा कि आंदोलन राष्ट्रव्यापी होना चाहिए और पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। पूर्ण बहिष्कार में क्या चीजें आ जाएंगी? यहां पे वस्तुओं का बहिष्कार भी करेंगे, शिक्षा का भी बहिष्कार करेंगे, नौकरी का भी बहिष्कार करेंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति सरकारी वकील है, सरकारी अध्यापक है, सरकारी नौकरी में है, पुलिस में है, तो वो नौकरी का बहिष्कार कर दे। अगर विद्यार्थी सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में जा रहे हैं तो वो उसका बहिष्कार कर दें। यानी पूर्ण बहिष्कार की बात गरमपंथी चाहते हैं। अब ये चीज आपने समझ ली, लेकिन आप ये सोचिए कि 1905 में वर्चस्व किसका ज्यादा है? 1905 में वर्चस्व तो अभी, जैसे कि अध्यक्ष किसको बनाया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले किसमें आ रहे हैं? वो नरमपंथी नेता हैं। तो यहां पर तो अभी उतनी तेजी से विरोध नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारी नीतियों से ही चलेंगे। यानी आंदोलन तो चल रहा है लेकिन उतना उग्र आंदोलन
नहीं चल रहा था। अगला फिर अधिवेशन हुआ, दूसरा अधिवेशन इसी दौरान, यानी आंदोलन बंद नहीं है, आंदोलन चल रहा है। अब ये कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता अधिवेशन, यानी कि बंग भंग आंदोलन के दरमियान एक ये हो गया 1905 में और ये हुआ 1906 में। इसमें अध्यक्ष किसको बनाया जाए, इस पे बहस हो गई। अब गरमपंथी चाहते थे कि कोई गरम दल का नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बना दिया जाए, और अध्यक्ष का निर्णय चूंकि सर्वमान्य होता था तो उन्होंने सोचा कि यदि अध्यक्ष हमारे गुट का नेता हो जाएगा तो फिर हम अपने हिसाब से आंदोलन की जो रूपरेखा है वो तय करेंगे। और गरमपंथी नेता चाह रहे थे कि हमारे दल का कोई नेता बने। खैर इनमें आपस में कुछ सहमति नहीं बन पाई, और दादा भाई नौरोजी उस समय सर्वमान्य नेता थे। भले वो नरम दल के थे लेकिन उनका सम्मान दोनों गुटों के लोग करते थे, वो वृद्ध भी थे। तो उनको जो है यहां पर अध्यक्ष बना दिया गया, दादा भाई नौरोजी। क्यों बना दिया गया, क्योंकि इनका जो है दोनों तरफ के नेता सभी इनका सम्मान करते थे, तो इनको बना के जो है मुक्ति पाली विवाद से। लेकिन यहां पर बन तो गए ये अध्यक्ष, ये भी नरम दल के ही हैं कहने को, लेकिन यहां तक आते आते कांग्रेस के अधिकतर नेताओं को एहसास हो चुका था कि भले वो गरम दल के हों या नरम दल के हों, अंदर अंदर सभी को एहसास हो चुका था कि सरकार अब इतनी नरमी से हमारी कोई बात मानने वाली नहीं है। तो यहां पर जो है ढील मिल जाती है गरमपंथी नेताओं को, यानी कि गरमपंथी नेता अध्यक्ष भले नहीं बन पाए थे लेकिन इन्होंने अपने तरीके से आंदोलन को रूप देने का पूरा प्रयास किया। और इस कांग्रेस के अधिवेशन के बाद में बहुत तेजी के साथ में पूरे देश में लगभग पूरे देश में आप इसको कह सकते हैं कि ये जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन था, यह पहला जो है राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की स्थापना के बाद में इतना बड़ा दिखाई पड़ा कि जो कि 1857 का जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसके बाद में यह सबसे बड़ा मूवमेंट था। हालांकि इसके बाद और भी बड़े मूवमेंट होंगे, लेकिन 1857 के बाद में ये जो स्वदेशी आंदोलन था ये सबसे बड़ा आंदोलन था, और इसने 1857 के बाद सर्वाधिक जनता को शामिल किया था। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी रहीं, बहुत निचले तबके तक ये लोगों को नहीं जोड़ पाया, लेकिन फिर भी सर्वाधिक जनसंख्या इसमें शामिल हुई थी। अभी हम उस पर चर्चा भी करेंगे कि इस आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं रहीं। तो यहां पर जो है बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव हर बार पास कर दिया जाता था कि हाँ ये अगले साल की हमारी रूपरेखा है, तो आप इसमें भी लिखेंगे, इसमें भी। तो यहां पे क्या किया गया, यहां पे बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव फिर पास किया गया कि बहिष्कार चलाया जाएगा। और एक और चीज हुई जो नई हुई, वो है कि स्वराज की मांग कांग्रेस के मंच से किसने ली, दादा भाई नौरोजी ने। ये पूछा जाता है और ये एक भ्रमित कर देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब स्वराज आंदोलन की बात आती है तो बाल गंगाधर तिलक का नाम सबसे पहले आ जाता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। या फिर स्वराज आंदोलन की बात की जाए, होम रूल लीग आंदोलन की बात की जाए, तो बाल गंगाधर तिलक के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ही अभी इस आंदोलन के बाद वो गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर वो जैसे ही जेल से आएंगे वैसे ही जो है इसी पर काम करना शुरू करेंगे। देखिए जड़ कहां से बनती है, स्वराज की मांग की गई 1906 में, और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो है 6 साल की सजा हो गई। फिर वो जेल में बंद रहे, अपना जेल से काम किया, अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे। और जैसे ही 1914 में वो छूट करके जेल से आए, उसके बाद उन्होंने 16 में तुरंत जो है यही स्वराज पे पूरा फोकस करना शुरू किया, क्योंकि यह उनके बिल्कुल पसंद की बात थी। ये तो उनके पसंद की बात थी, गरम दल के नेता ऐसा चाहते भी थे, तो स्वराज आंदोलन वही चलाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि पहली बार कांग्रेस के मंच से
स्वराज की बातें तो बहुत पहले से चल रही हैं, स्वराज की दयानंद सरस्वती के समय से बातें चल रही हैं, वहीं से ये विचारधारा भी आई, स्वराज शब्द भी उन्होंने दिया। लेकिन कांग्रेस के मंच से अधिवेशन में प्रस्ताव में स्वराज को जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया, तो इसे ही टिक करेंगे विकल्प में। और इस आंदोलन के बाद में बहिष्कार आंदोलन सबसे ज्यादा उग्र रूप से पूरे देश में चालू हो गया। और कहां कहां पर, पूरे देश का मतलब है आपको उदाहरण भी देने पड़ेंगे कि कहां कहां पर कौन कौन इसका नेतृत्व कर रहा है। तो उसमें देखें, बाल गंगाधर तिलक इसको महाराष्ट्र पुणे की तरफ ले गए इस आंदोलन को। बंगाल में तो चल ही रहा है। अगर हम बात करें आंदोलन का विस्तार, आंदोलन का विस्तार, आंदोलन बताने की जरूरत आपको नहीं है कि ये आंदोलन क्या था। आप देख लीजिए, 3 चीजें नोट कर लीजिए, फिर इस पे बात करें। इसको स्वदेशी आंदोलन क्यों कहा? आप ये क्वेश्चन मन में आ रहा था कि आंदोलन क्या चल रहा है आंदोलन में, इस आंदोलन में आखिर किया क्या जा रहा है, ये भी तो समझ लीजिए। इस आंदोलन में एक तो स्वदेशी की बात की जा रही है, यानी आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। अपनी देश की निर्मित वस्तुएं, अपने देश की वस्तुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है यहां पे। ये है स्वदेशी का मतलब कि यानी स्वदेशी अपनाइए। जैसे वर्तमान में आप देखते होंगे पतंजलि स्वामी रामदेव की कंपनी है, स्वदेशी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से स्वदेशी को प्रमोट किया गया कि अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को अपनाइए। और साथ साथ में, ये तो सकारात्मक निर्णय है, कोई भी देश कह सकता है कि हमको अपने देश की वस्तुएं ज्यादा प्रमोट करनी चाहिए, यानी ये सकारात्मक है। इसके साथ एक नकारात्मक निर्णय भी लिया गया कि बहिष्कार भी साथ साथ में करेंगे, यानी दोहरा प्रहार करेंगे। बहिष्कार का मतलब है विदेशी वस्तुओं का परित्याग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का त्याग, अपने देश की अपनाएंगे और विदेश की लेंगे ही नहीं, विदेशी वस्तुओं का परित्याग करेंगे और साथ साथ में इसका दहन भी करेंगे, यानी अब आगे खरीदेंगे भी नहीं और इसका दहन भी करेंगे। जो पहले से खरीद दिया है उसका दहन करेंगे। और तीसरी बात जो है, इसको बंग भंग आंदोलन कहा जाता है, बंग भंग आंदोलन। तो इसको हम बता ही चुके, बंगाल के विभाजन के विरोध में ये आंदोलन हुआ था, इसलिए इसको बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। 3 नाम से इसको जानते हैं। और इसमें जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की बात है, तो यहां 2 चीजें समझ लीजिए कि बहिष्कार का प्रस्ताव किसने दिया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पीटी में बन जाएगा। ये चीजें अलग नोट कर लीजिएगा, अभी आंदोलन विस्तार पे बात करेंगे। बहिष्कार का प्रस्ताव यानी किस व्यक्ति ने सबसे पहले ये कहा कि हमको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी करना चाहिए इस आंदोलन में, तो वो थे कृष्ण कुमार मित्र। कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से ढूंढ करके आयोग पूछ लेता है। कृष्ण कुमार मित्र ने बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था। और बहिष्कार के आंदोलन का समर्थन, इसका समर्थन भी किया था सिस्टर निवेदिता ने। इनका नाम पूछा जा सकता है, सिस्टर निवेदिता, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। आप हमें बताइए सिस्टर निवेदिता किस मिशन से जुड़ी हुई है, उनका नाम आप बताइए, हम पीछे चर्चा भी किए थे। सिस्टर निवेदिता ने इसका समर्थन किया था बहिष्कार आंदोलन का, और सभी लोगों ने इसका समर्थन किया था। देखिए प्रारंभ में सभी लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा उस पर आप ध्यान रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर का अक्सर एक क्वेश्चन दिया जाता है कि बहिष्कार आंदोलन ने किस नेता ने, किस राष्ट्रीय नेता ने या किस व्यक्ति ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाए जाने या बहिष्कार किए जाने का विरोध किया था, या उसमें उनका मर्जी शामिल नहीं थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर को वहां पे टिक करेंगे। अभी हम इस पे डिस्कशन भी करेंगे कि ये चर्चा कैसे आई थी और क्या कारण थे इसके पीछे, उसको समझेंगे। तो समर्थन यहां सिस्टर निवेदिता ने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी समर्थन किया था बहिष्कार आंदोलन का। चीजें समझ लीजिएगा, क्वेश्चन वो अलग है। प्रारंभ में
रविंद्रनाथ टैगोर ने भी समर्थन किया था, कहा था हाँ स्वदेशी को अपनाया जाए और बहिष्कार किया जाए, लेकिन शायद उनके अनुमान से ज्यादा बहिष्कार आंदोलन उग्र रूप धारण कर लिया और उन्होंने देखा कि अनेक विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, नौकरियां छोड़ दी, तो उनके मन में एक विचार आया कि इस तरह से लोग अशिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग इतनी तेजी से स्वदेशी शिक्षण संस्थाएं जो विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर की हों इतनी जल्दी डेवलप नहीं की जा सकती हैं। तो यह पीढ़ी जो वर्तमान समय में है, कॉलेज बनेगा बहुत दिन में बनेगा, तब तक ये वर्तमान की पीढ़ी का क्या होगा, ये तो अशिक्षित रह जाएंगे। तब उन्होंने यानी कुछ दिनों के बाद में उन्होंने विरोध किया था, कहा था कि पूर्ण बहिष्कार नहीं होना चाहिए, यानी शिक्षा जैसी चीजों का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए वो क्वेश्चन बन जाता है कि कौन व्यक्ति था जो बहिष्कार आंदोलन में वैसा विचार था उनका। तो सिस्टर निवेदिता ने जो है इसका समर्थन किया और इनका एक कोटेशन है, इसीलिए यहां पे इनका नाम दे रहे हैं, क्योंकि समर्थन तो सभी ने किया था। सिस्टर निवेदिता को स्पेशली मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनका एक बयान जो है वो पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग गौ हत्या के समान है। उस समय गौ हत्या बहुत एक जघन्य पाप आज भी माना जाता है हिंदू धर्म में, तो विदेशी वस्तुओं का प्रयोग गौ हत्या के समान है। देखिए ये जो मैं आपको कोटेशन बताता हूं, ये कोटेशन बिल्कुल उन्हीं के शब्द नहीं है, शब्द बिल्कुल वैसे लिखे नहीं जा सकते हैं इन्वर्टेड कामा में, तो फिर वो गलत हो जाएगा। आप उसको अपनी भाषा में, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अपनी भाषा में लिखें हमेशा। अगर आप ऐसे लिखना चाहें इन्वर्टेड कामा में इस तरह करके कि ये उन्हीं के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, तो फिर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक वही शब्द लिखने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको इन्वर्टेड कामा लगाने की जरूरत नहीं है, आप रेफरेंस लिखें, अर्थ निकलना चाहिए वही सेम। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना गौ हत्या के समान है, ऐसा सिस्टर निवेदिता ने कहा। और यहीं पे आप एक नोट लिख लें जो हमने अभी रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में बताया, हालांकि आगे उसकी हम चर्चा भी करेंगे। नोट में आप ये लिख लें कि प्रारंभ में रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बहिष्कार आंदोलन के पक्ष में थे, लेकिन बाद में जब पूर्ण बहिष्कार होने लगा और उन्होंने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थी बहिष्कार कर रहे हैं, अशिक्षा की तरफ जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्वेश्चन आप मन में आपके याद रहेगा। तो ये चीज आपने नोट कर ली। अब हम आंदोलन के विस्तार पे आते हैं। आंदोलन का विस्तार हमने बताया कि गर्मपंथी नेता चाहते थे कि ये पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाए, तो गया भी। इसको महाराष्ट्र और पुणे के क्षेत्र में, महाराष्ट्र पुणे वही क्षेत्र से बाल गंगाधर तिलक है, तो वहां पे इसका जो है संचालन बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने किया। इन्होंने वहां पे स्वदेशी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। क्या किया? स्वदेशी प्रचारिणी यानी स्वदेशी का प्रचार करने वाली एक सभा, स्वदेशी प्रचारिणी सभा। अगर कभी एग्जाम में आपको नाम नहीं याद आता है स्वदेशी प्रचारिणी सभा, तो आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए एक समिति या सोसाइटी या सभा की स्थापना की थी। बस स्वदेशी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। ये सभा क्या करती थी? जैसा नाम से स्पष्ट है कि यह सभा स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करती थी। और आपको मालूम है कि 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव प्रारंभ किया था। यानी क्वेश्चन आपसे बनता है कि गणपति उत्सव को मनाए जाने के लिए यह उत्सव किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से यह उत्सव शुरू हुआ था। और 1896 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया था इन्होंने, सब अपने क्षेत्र में ही, महाराष्ट्र में ही शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ये पहले से ये दो है संचालन कर रहे हैं धार्मिक सभाओं का और एक उत्सव का, क्योंकि ये सोचते थे कि इन उत्सव या सभा या मेला
जैसी जगहों पर लोग इकट्ठा होते हैं, उस समय की विचारधारा में बता रहा हूं, तो वहां पर उनको अपनी बात समझाने में बहुत आसानी रहती है। अगर आप किसी व्यक्ति को बुलाएं कि चलिए आइए सभा है, आपको राष्ट्रवाद सिखाएंगे, शायद कोई ना आए, लेकिन आप गणपति उत्सव, शिवाजी महोत्सव या किसी अन्य ग्रेट व्यक्ति के जयंती सभा के नाम पर लोगों को बुलाते हैं और वहां पर अपनी बात को भी धीरे से उसी सभा में सरका देते हैं और लोगों के दिमाग में अगर बैठ गई तो वो लोग मानते हैं। तो ये दो चीजें वो चल रही थी। तो इनका प्रयोग भी ये इसलिए बताई कि इनका उपयोग, इनके प्रयोग से भी अपनी बात इन्होंने रखी जनता में। इनके उपयोग से बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, सीधे आंदोलन आप लिखिए, आंदोलन को प्रचारित किया और इसको इन्होंने ही चालू कराया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रकार से अपना पूरा आंदोलन बहुत तेजी के साथ चलाया। और दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली में तो सिर्फ नाम लिख लें कौन कौन नेतृत्व, तो आंदोलन सब जगह वही है, स्वदेशी और बहिष्कार। तो दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में सिर्फ नाम नोट करते जाएंगे कहां कहां कौन है, जहां जहां पूछे जाते हैं। चिदम्बरम पिल्लई, दिल्ली में हो गया, मद्रास। पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय। बस इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। दिल्ली, मद्रास, पंजाब और महाराष्ट्र, पूरा भारत आ गया। और बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह, आनंद मोहन बोस, ये सभी तो आप जानते ही हैं, दादा भाई नौरोजी, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। जितने नेता उस समय के हैं सभी लोग जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में आपने देख लिया, मद्रास का उदाहरण दे दिया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया। यानी कि इस आंदोलन का विस्तार बंगाल के बाहर तक भी हो गया था। और आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी। यानी कपड़े वगैरह इकट्ठा करके, वस्तुएं इकट्ठा करके उसको आग लगा करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और इस प्रदर्शन में एक नारा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इतना नोट कर लिया। अब इसमें एक दो चीजें और नोट करेंगे, जो चीजें लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना या जोश उत्पन्न कर रही थी, वो क्या थी। इसी आंदोलन के दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा, आमार सोनार बांग्ला, बांग्ला भाषा में है, आमार सोनार बांग्ला। ये गीत है। ये क्या है? ये गीत लिखा था, एक गाना लिखा था इसी आंदोलन के दौरान। बंगाल के लिए इसे लिखा क्योंकि ये बंगाल पूरा था, बंगाल का विभाजन हो गया। तो इन्होंने कहा कि बंगाल के अपने प्रेम को दर्शाने के लिए आमार सोनार बांग्ला इन्होंने एक पोएम लिखी थी। और ये पोएम वर्तमान में, अगर इसकी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति हैं जिनके लिखे गए कविताएं दो देशों के राष्ट्रगान हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी गई कविताएं दो देशों के राष्ट्रगान हैं। एक तो हमने आपको बता दिया, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, जो कब लिखा गया था? ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान लिखा गया था, 1905 के आंदोलन के दौरान। और दूसरा एक राष्ट्रगान इनके द्वारा लिखा हुआ एक अन्य देश का भी है, उसका नाम आप कमेंट करके बताएं कि वो राष्ट्रगान कौन सा है और वो किस देश का राष्ट्रगान है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। दूसरी चीज, इसमें एक नारा बहुत फेमस हुआ, जो पूछा जाता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का एक बहुत फेमस नारा हुआ, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है इस आंदोलन का प्रमुख नारा बना और हर एक व्यक्ति की जुबान पे विरोध प्रदर्शन के दौरान ये नारा रहता था।
और इतना अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था इस नारे ने कि यहाँ ब्लूमफील्ड वगैरह जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इनको अधिकृत तौर पे कहना पड़ा कि वंदे मातरम का उद्घोष करना एक गैर कानूनी बात होगी, यानी उसको व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो वंदे मातरम का सार्वजनिक जगह पे उद्घोष करेगा। इतना ज्यादा इस नारे ने अंग्रेजी सत्ता को परेशान कर दिया था और ये नारा युवाओं के दिलों में बहुत जोश भर रहा था। वंदे मातरम करके लोग सड़कों पे निकलते थे और जोश। एक चीज और आप देखेंगे, इस आंदोलन के द्वारा ही, इस आंदोलन जब हो रहा है, अगर आप व्यक्तित्व के विषय में जानते हैं तो चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह या फिर और जो बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे हैं हमारे, वो सब इस समय छोटे छोटे लोग हैं, यानी बाल अवस्था में है। कोई 5 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, किशोर अवस्था में हैं। जो आगे जिन आप क्रांतिकारियों के विषय में पढ़ेंगे जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाया करते थे, वो सभी क्रांतिकारी इस आंदोलन के समय बाल अवस्था में है, छोटे अवस्था में है और उनके मनोदशा पे इतना ज्यादा इस आंदोलन का प्रभाव पड़ता है कि जब ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है तो उन सब बच्चों को नेतृत्वकर्ताओं ने अपनी तरफ खींचा और वो आगे चल करके बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी बने और एक हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए तैयार थे, मरने मारने पे उतारू थे और इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने हंसते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। वो सभी का बचपन इन्हीं आंदोलनों के समय बीत रहा था। तो वंदे मातरम यहाँ पर जो है नारा बहुत फेमस हुआ, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था उद्घोष करना, फिर भी जो है इस नारे को उत्तेजना में लोग लगाते थे और जोश से आंदोलन संचालित कर रहे थे। अब इस आंदोलन के विषय में कुछ चीजें हमें जाननी चाहिए। इतना तो हमने जान लिया कि क्या था, क्यों था और कैसे था। क्या था? आंदोलन था। क्यों था? बंगाल के विभाजन के उसमें था। कैसे था? हमने देख लिया, स्वदेशी और बहिष्कार, दोनों चीजों पर हमने बात कर ली। अब हमको यहां देखना है कई चीजें, हमको विशेषताएं देखनी है। इस आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, कौन कौन सी चीजों ने इसको स्पेशल बना दिया ताकि आगे आने वाले हर एक राष्ट्रीय आंदोलनों में इस आंदोलन का नाम जो है एक अलग रूप में दर्ज किया जाता है। तो उसकी विशेषताएं क्या थी? दूसरी, इसके प्रभाव, हर एक क्षेत्र को इसने प्रभावित किया। कांग्रेस को प्रभावित किया, इसने शिक्षा को प्रभावित किया, इसने कला एवं साहित्य को प्रभावित किया। हर एक क्वेश्चन अलग अलग आपसे बनेगा। कला एवं साहित्य क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन का भारतीय शिक्षा क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ा था, 150 शब्दों में आपको लिखना होगा। या कला एवं साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा, कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ा और यहां पर क्रांतिकारी आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा। क्रांतिकारी आंदोलन ये चर्चा करेंगे। उद्योग धंधों पर, उद्योग धंधों की बात क्यों करेंगे? उद्योग धंधों पर प्रभाव, क्योंकि ये स्वदेशी आंदोलन है। अगर आप अपने देश में विदेश की वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर आपको व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, अपने देश में उद्योग लगाने पड़ेंगे। अगर हम विदेशी चीज नहीं खरीद रहे हैं तो अपने देश में कोई बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर बनाएगा नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? तो आप देखेंगे इसी आंदोलन के बाद में कई फैक्ट्रियां, कई कारखाने, कई बैंकें वगैरह सब स्वदेशी उद्योग धंधे जो है डेवलप हुए और विज्ञान के क्षेत्र पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। विज्ञान के क्षेत्र में भी हर एक क्षेत्र में स्वदेशी के सपोर्ट में काम होने लगे। विज्ञान में, शिक्षा में, कला साहित्य में और उद्योग धंधों में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा इसका, सामाजिक क्या प्रभाव था। क्रांतिकारी आंदोलन में क्या हमने अभी डिस्कस भी थोड़ा सा किया। तो और भी क्षेत्र हैं, इन सब क्षेत्रों पे इसका हम प्रभाव देखेंगे। उसके बाद हम इसका परिणाम देखेंगे। यानी परिणाम तो आप कह सकते हैं कि आंदोलन तो रहा लेकिन असफल रहा, क्योंकि उद्देश्य जो था उद्देश्य नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए तत्कालिक तौर से असफल रहा। इसको आप कह सकते हैं असफलता के कारण पढ़ेंगे। असफलता के कारण इस चीज पे डिस्कस करेंगे हम। तो इन 3 चीजों का डिस्कशन हमें करना है इस क्लास में। अभी विशेषताओं की डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो क्या विशेषताएं रही इस आंदोलन की,
उन पे बात करते हैं। उसके बाद में हम प्रभाव की बात और असफलता के कारणों की बात करेंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा, इन पे डिस्कशन करना है, इंपॉर्टेंट है। पीटी के दृष्टिकोण से भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे और लिखने में तो आएगा ही आपका। विशेषताएं, क्या विशेषताएं इस आंदोलन की रहीं? अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, 16 अक्टूबर में याद आ गया, रह गया था, हालांकि बोला था, लिखवाना भूल गया मैं। हमने बताया था कि 7 अगस्त वाली डेट में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक फेडरेशन हॉल की स्थापना की बात की थी। तो वो फेडरेशन हॉल की जो स्थापना की गई, यानी उसकी नींव रखी गई, वो 16 अक्टूबर को रखी गई थी आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस, इन्होंने क्या किया था? फेडरेशन हॉल की नींव रखी। और यहां पे भाषण सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पढ़ा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पढ़ा क्योंकि बोस बीमार थे। ये भी पूछा जाता है, इसीलिए आप नोट कर लेंगे, क्योंकि बोस जो आनंद मोहन बोस हैं, उन्होंने फेडरेशन हॉल की नींव रखी थी और उनका भाषण जो है, चूंकि वो बीमार थे, इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पढ़ा। तो ये अभी जो 16 अक्टूबर में हमने नोट कराया था, जहां पर लिखा था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाया और राखी दिवस मनाने की बात की, और वहां पे हमने बताया था शोक दिवस भी। वहीं पे आप तीसरा पॉइंट नोट कर लेंगे कि आनंद मोहन बोस ने जो है फेडरेशन हॉल की नींव रखी और भाषण सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पढ़ा। वहीं पे पॉइंट आप लिख लीजिए, हालांकि इसको बोल दिया था मैंने, लिखना छूट गया। और प्रस्ताव तो पहले ही बता दिया था कि 7 अगस्त को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस चीज का प्रस्ताव रखा था। विशेषताओं में पहली विशेषता नोट करेंगे, भारत का प्रथम आंदोलन जिसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सकता था। देखिए 1857 वाले पे तो बहुत विवाद है कि वो राष्ट्रीय आंदोलन था या नहीं था। बहुत सारे विचारकों के उसमें अपने अपने बयान हैं, उस पर हमने डिस्कशन भी किया था। लेकिन उसके बाद में यह आंदोलन बिना किसी शंका के एक राष्ट्रीय आंदोलन है। पूरे राष्ट्र में इसको विधिवत संगठित तरीके से पहली बार ऐसा किया गया। इसमें प्रथम बार, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, प्रथम बार जुलूस, हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन आदि तरीकों का इस्तेमाल किया गया। आदि तरीकों का प्रयोग, ये किसके तरीके हैं? गर्मपंथी विचारधारा के तरीके हैं। इसीलिए पहली बार इस आंदोलन में इन चीजों का प्रयोग किया गया। इसीलिए हमने जब बंटवारा किया था तो 1905 के बाद को किसमें रखा है? उग्रवादी विचारधारा का दौर, क्योंकि यहां के बाद जो पहले आंदोलन है उसमें ये विचारधारा आपको दिखाई पड़ जाती है। जुलूस निकाले गए, हड़ताल, रोड मार्च किया गया, प्रदर्शन किया गया, वस्तुओं की होली जलाई गई। तो ये चीजें हैं, पहली बार दिखाई पड़ती हैं। दूसरी अगली चीज क्या है? इसमें प्रथम बार, बहुत सी चीजें इसमें प्रथम बार हुई हैं। प्रथम बार घर से बाहर महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया। महिलाओं ने भाग लिया। इसमें पूछा जाता है कि वो कौन सा आंदोलन था जिसमें पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो ये स्वदेशी आंदोलन है जिसमें घर से बाहर निकल करके महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था। और महिलाओं ने क्या क्या किया था? इन्होंने क्या किया? विदेशी चूड़ियां पहनने से इनकार कर दिया। पूछा हुआ क्वेश्चन है, विदेशी चूड़ियों को पहनने से इनकार कर दिया। बहिष्कार कर दिया मतलब समझ लीजिए, बहिष्कार किया। और विदेशी बर्तनों, जो इनका डिपार्टमेंट है वहीं पे ज्यादा विरोध है, विदेशी बर्तनों का बहिष्कार किया इन्होंने।
और अपने अपने स्तर से सभी लोगों ने इसमें विरोध किया, जैसे मजदूरों ने, किसानों ने, सबको लिखेंगे, मजदूर, किसान, विद्यार्थी आदि शामिल हुए इसमें। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, किसान के संबंध में कहा जाता है कि किसान इस आंदोलन में ज्यादा नहीं शामिल हुए, लेकिन एक वारिसाल सम्मेलन है, वारिसाल सम्मेलन में किसान शामिल हुए थे। किसान शामिल, उसको भी हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पे किसान के बाद में आप लिख लीजिएगा कि वारिसाल सम्मेलन में किसान शामिल हुए थे। इसमें जो है नरमपंथी तरीके बदलकर गरमपंथी तरीके तीव्र हो गए, गरमपंथी तरीके तीव्र हो गए, यानी अब गरमपंथी तरीके से आंदोलन संचालित किया जा रहा था पहली बार। अब बात करते हैं कि इसमें मुसलमानों ने कितना हिस्सा लिया। तो हमने देखा कि दिल्ली में तो नेतृत्व कर रहे थे, बंगाल में भी शामिल थे, बुद्धिजीवी वर्ग के कुछ मुस्लिम इसमें शामिल हुए, लेकिन बहुसंख्यक रूप से इसमें मुसलमान शामिल नहीं हुए। कि कारण हमने बता दिया था, क्योंकि उनको प्रलोभन के बहुत बड़े जाल में सरकार के द्वारा फंसा लिया गया था, यानी ट्रैप, कि भारत में जो हिंदू और मुसलमान के बीच में खाही बनी, यानी जो विरोध के बीज पैदा हुए, वो अंग्रेजों ने इसी आंदोलन के दौरान डाले। कैसे? विभाजन के बाद आपने देखा कि किस प्रकार से मुसलमानों को कुछ लाभ का स्वप्न दिखाया गया कि आपको बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, आपको उतनी सुविधाएं दी जाएंगी जितना कि मुगल सत्ता में भी आपको प्राप्त नहीं हुई थी, और हमने आपके लाभ के लिए ही एक प्रदेश बनाया है जहां पर आपको बहुसंख्यक बनाया है ताकि आपके हितों को संरक्षित किया जा सके। इस प्रकार से बहुत सारे लाभ उनको दिखाए गए। इसीलिए कुछ ऊपर स्तर के बड़े नेताओं को छोड़ करके बहुसंख्यक मात्रा में मुसलमान बाद में इसमें धीरे धीरे दूर होते चले गए, आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए। और 1906 में एक अलग पार्टी मुस्लिम लीग की स्थापना इसी आंदोलन के दौरान हुई। क्यों हुई? उसके पीछे आपने कारण देख लिया कि अंग्रेजों ने कुछ इस प्रकार के भावनाएं उनके दिलों में भर दी कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं का पक्ष लेती है, वहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो आप अपना लाभ अगर चाहते हैं तो हमारे अनुसार चले। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी मुस्लिम लीग से बना ली 1906 में। उसको हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई। यहाँ पर कुछ मुसलमानों ने भाग लिया था, उसमें एक दो नाम पूछे जाते हैं, उनको आप नोट कर लेंगे। अब्दुल रसूल, बहुत से लोग हैं लेकिन एक दो नाम इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, मुजफ्फर खान, सैयद हैदर रजा, आदि शामिल हुए। ऐसा नहीं कि 3 ही 4 शामिल हुए थे, ऐसा मत सोच लेना, हजारों की संख्या में शामिल हुए थे। लेकिन टॉप लीडर्स कुछ नाम जो है आपको 3-4 याद होने चाहिए, अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखने के लिए कुछ फैक्ट भी होना चाहिए। तो अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, मुजफ्फर खान, सैयद हैदर रजा आदि जैसे आदि बड़े नेता जो है इस आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन बाद में, यानी प्रारंभ में तो बहुत से लोग, लेकिन बाद में बहुसंख्या में मुसलमान इस आंदोलन से दूर हो गए, इस आंदोलन से दूर हो गए। क्यों हो गए ये भी आपने देख लिया, क्यों उनको दूर कर दिया गया, क्योंकि यही तो कर्जन का उद्देश्य था कि बंगाल में पनप रही राष्ट्रीय चेतना को कुचलना चाह रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता आपने देखी, शुरुआत में राखी दिवस मनाया गया, हिंदू मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके एक दूसरे को राखी बांधी। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही हमें तोड़ने का प्रयास कर रही, लेकिन हम सब एक हैं, भाई भाई हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है कांग्रेस पर प्रहार जो है बढ़ता चला गया सत्ता का, और उसमें कई तरीके से फूट पड़ी। कांग्रेस के लोगों में कई तरीके से मुस्लिम लीग अलग बन गई। कांग्रेस में भी 1907 में बंटवारा हो जाएगा विचारधारा के आधार पे। तो ये सब देखने को मिलता है यहाँ पर।
तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं कि सांप्रदायिकता के बीज इसी आंदोलन से पड़ गए, इसी आंदोलन के दौरान पढ़ तो बहुत पहले से गए थे और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है इस आंदोलन के दौरान हुई ना, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर आता है। और क्या हुआ, विद्यार्थियों ने क्या किया, यहाँ पे किसान की बात हमने कर ली, विद्यार्थियों ने क्या किया, विद्यार्थियों ने इसमें जो है शिक्षा का बहिष्कार कर दिया। मजदूरों ने अपने स्तर से काम किए, जैसे कपड़े धोने वाले लोगों ने विदेशी कपड़े धोना बंद कर दिए। ये सब जो आप लिखेंगे तो अपने स्तर से बहुत सारे पॉइंट आप इसमें बना लेंगे कि क्या क्या चीजें हुई थी। तो विद्यार्थी वाला इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप यहाँ पे बढ़ा लेंगे। विद्यार्थियों ने शिक्षा का बहिष्कार कर दिया, सरकारी शिक्षा है ना, शिक्षा का बहिष्कार किया। अब ये तो सब बहिष्कार की बातें हो गई, क्या कुछ और भी चीजें थी? तो यहां पे स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। अनेक कॉलेज, उद्योग धंधे डेवलप हुए, उद्योग धंधे स्थापित हुए। स्वदेशी हैं ये सब, तो ये भी इसी आंदोलन का प्रभाव था कि स्वदेशी अपने अनेक कॉलेज बने, उसको भी हम डिस्कस करेंगे भी डिटेल में भी। उद्योग धंधे स्थापित हुए और इस आंदोलन ने जो है शिक्षा, सब क्षेत्र को, शिक्षा, विज्ञान, कला, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। एक एक क्षेत्र पे हम डिस्कस भी करेंगे। शिक्षकों सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। और इस आंदोलन का एक और जो है सबसे महत्वपूर्ण एक प्रभाव है जिसको हम अलग से नोट करेंगे, वो प्रभाव था कि लोगों के मन से भय निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वह लाठी खाने जेल जाने को तैयार थे। ये अलग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस आंदोलन का एक विशेष महत्व है। क्योंकि इस आंदोलन में हम अभी देखेंगे 22 साल का जैसे हमने सम्मेलन बताया आपको, जिसमें किसानों ने भाग लिया था, मजदूरों ने, उसमें लाठी चार्ज भी हो गई, बहुत लोगों को पीटा गया, लेकिन फिर भी लोग लाठी खाते रहे, जेल जाने को भी तैयार थे, यानी यातनाएं सहने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। तो यह भावना इस आंदोलन से निकल करके आई और आगे चल करके गांधी जी ने इस चीज का बहुत उपयोग किया था। गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए उसमें यही तो था, सहन करना, यानी सत्य के लिए जब वो आग्रह यानी सत्याग्रह करते थे तो वहां पे क्या वो उनका उद्देश्य होता था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, भले आप हमारे ऊपर लाठी चलाए, कुछ भी करें, लेकिन हम शांति के साथ अपना आंदोलन करेंगे। तो यही चीज जो गांधी जी ने आगे अपना पूरा टारगेट बना करके एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, उसके बीज इसी स्वदेशी आंदोलन से दिखाई पड़ गए थे। और अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने ये स्पष्ट लिखा भी है कि जो चीज मैंने इस आंदोलन के दौरान देखी, वो चीज जो है हमने आगे उसका जो उपयोग किया सत्याग्रह में, वो भावना लोगों के अंदर इसी आंदोलन से पनपना शुरू हो गई थी। लोग लाठी खा रहे थे, जेल जाने को तैयार थे, वो भय नहीं था उनके मन में। और किस तरह से शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करते हुए भी लोग जो है जुलूस, हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन, इन चीजों में ये बहुत ही चीजें घातक हैं। अगर जुलूस है, हड़ताल है, बहिष्कार है, प्रदर्शन हो रहा है, और यदि इतनी भयंकर भीड़ में लोग अपना आपा न खोएं, शांति बनाए रखें, तोड़ फोड़ ना करें, आगजनी ना करें, बमबाजी ना करें, तो फिर वो बहुत अनुशासित आंदोलन माना जाएगा। क्योंकि जब हजारों की संख्या में भीड़ होती है तो उस समय अहिंसा का नारा काम नहीं करता है। अगर बहुत बड़ा आंतरिक
कोई प्रेरणा है तभी लोग शांतिपूर्वक रह सकते, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, क्या चीज़ जला देंगे, कितनों को मार देंगे, कुछ आप रोक नहीं पाएंगे। तो फिर इतने बड़े आंदोलन में भी जुलूस, हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन ने बहुत ज़्यादा जो है हिंसात्मक रवैया नहीं हुआ अपनाया। होली जलाई लोगों ने, अपनी वस्तुओं को जलाया वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जाके पुलिस चौकी जला दी, पुलिस वालों को गोली मार दी, बम डाल दिया, गोलियां चला दी, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो प्रदर्शन थे वो और तरीके के थे, बिल्कुल गांधीवादी टाइप के थे। तो ये इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं हो गई। अब जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक बचता है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देख लिया कि बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, हमने इस आंदोलन के पूरे स्वरूप पे डिस्कशन कर लिया। निश्चित तौर से अगर इतने से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से लिख ले जाएंगे। अब जो चैप्टर बचता है वो इम्पोर्टेंट भी है और उसको समझना भी जरूरी है। उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग धंधों के क्षेत्र में, कला और साहित्य के क्षेत्र में इस आंदोलन के क्या प्रभाव हुए। फिर हम देखेंगे कांग्रेस के ऊपर इस आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ, कांग्रेस का भी विखंडन हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन ने कैसे जन्म लिया, इस आंदोलन के बाद थोड़ा सा डिस्कशन हम कर दें कि इस आंदोलन के लास्ट में जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, वो जेल चले जाएंगे। बहुत से लोग इसमें संन्यास ले लेंगे, जैसे अरविंद घोष, लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेता विदेश चले जाएंगे, अमेरिका चले गए। तो क्या हुआ, अचानक से जो गर्म विचारधारा का नेतृत्व कर रहे थे लोग, वो सब अचानक से इधर उधर हो गए। कोई जेल चला गया, कोई विदेश चला गया। अरविंद घोष जैसे लोगों ने संन्यास ले लिया राजनीति से, सक्रिय राजनीति से, तो नेतृत्व विहीन हो गया। और हमने बताया कि इस दौरान छोटे उम्र के बच्चे, 10, 12, 16 साल के जो बच्चे थे वो बहुत अंदर से उत्तेजित हो चुके थे आंदोलन करने के लिए, और फिर उनको नेतृत्व दिया कुछ अति उग्रवादी, अति राष्ट्रवादी लोगों ने, और उनको क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ दिशा दे दी, जहां पर वो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी गोलियां खाने के लिए तैयार थे, फांसी पे चढ़ जाने के लिए तैयार थे। तो उसके बीज या उसकी उत्पत्ति इसी आंदोलन के परिणाम के स्वरूप देखी जाती है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा अंदर से उद्वेलित कर दे कि आपको सरकार के खिलाफ संघर्ष करना है, और आपकी उम्र ऐसी हो कि आपके दिमाग पे हावी हो जाए चीज़ें, और उसके बाद वो नेतृत्वकर्ता गायब हो जाए, तो फिर क्या होगा, आप फिर अपने हिसाब से, अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से निर्णय लेंगे, और फिर आप किस दिशा में जाएंगे ये तो वक्त पर ही निर्भर है। तो यहाँ से क्रांतिकारी आंदोलन, हिंसात्मक क्रांतिकारी आंदोलन ने जन्म लिया। इस आंदोलन के बाद में उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और क्यों ये असफल हो गया उस पर भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, जब इसके पार्ट 3 और लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम शाही दरबार और आगे चलेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।